हेलो बेटा, आज मैं आपको करवा रही हूँ लेसन 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अब अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है बेटा जो आप घर में भी यूज करते हैं। ये खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला, है ना। ये खट्टे होते हैं। और क्षारक क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं बेटा। और ये जैसे आप घर में यूज़ करते हो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो आपकी मम्मी छोले उबालते समय, राजमा उबालते समय गिरती है, और या भटूरे बनाते हैं तो उसमें भी हम इसको डालते हैं, मीठे सोडे को। और अब ये जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं। और लवण होता है बेटा जैसे नमक का यूज करते हो आप, साधारण नमक जिसको हम रोज़ अपने हर चीज़ में डालते हैं, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो ये एक लवण है। अब बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करेंगे इन टेक्स्ट वाले। आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। इनमें से एक में तो आश्रित जल है, शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्या है बेटा? क्षारीय विलयन है। ये हमारे पास 3 परख नली है। एक में हमारे पास आश्रित जल है, एक में अम्लीय विलयन है, एक में क्षारीय विलयन है। अब हमें पहचान करनी है बेटा कि किसमें कौन सा है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अब लाल लिटमस पत्र जो होता है बेटा वो क्या कर देती है? अगर वो क्षार है तो लाल लिटमस पेपर का रंग किस में बदल जाएगा? नीले रंग में। तो हमें केवल लिटमस पेपर दिया है, अगर लिटमस पेपर का रंग नीले रंग में बदल जाता है तो यह एक क्षार है। तो इससे क्षार का तो पता चल जाएगा बेटा। अगर कोई रंग परिवर्तन नहीं होता तो यह या तो अम्लीय होगा या आश्रित जल होगा। इस प्रकार क्षार विलयन की तो आसानी से पहचान की जा सकती है। अब बाकी 2 बचे हुए की बेटा कैसे पहचान करेंगे? देखो, ABC के रूप में तीनों परख नलियों को चिन्हित करो। जैसे हमने ये 3 परख नली लिया तो एक पे A नाम डाल दो, एक पे B नाम डाल दो, एक पे C नाम डाल दो। आप कागज़ से बना के और इस पे पेस्ट भी कर सकते हैं बेटा परख नली पे तीनों के नाम। ए में से विलयन की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं। अब जो हमारे पास ए था बेटा उसमें से विलयन की एक बूंद हम किस पे डालेंगे? लाल लिटमस पेपर पर। विलयन बी और सी के साथ भी यही दोहराएंगे। ए में से लेंगे विलयन की एक बूंद, लाल लिटमस पेपर पे डालेंगे, और फिर बी में से लेंगे, सी में से लेंगे, वो भी लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे। इनमें से कोई भी लाल रंग को नीले रंग में परिवर्तित करता है तो यह क्षार है। अब लिटमस पेपर था बेटा हमारे पास, हमने पहले ए में से डाला, फिर बी में से डाला, फिर सी में से डाला, जिससे लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि यह एक क्षार है। तो तीनों में से एक का पता चल जाएगा बेटा क्षार है। अब बाकी बची 2, तो 2 में एक में अम्लीय जल हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, और दूसरे में आश्रित जल हो सकता है। अब क्षार विलयन की एक बूंद जो हमें पता चल गया भैया कि ए में या बी में सी में किसी में एक में क्षार होगा, जिस परख नली का पता चल गया बेटा क्षार है। अब उसमें से हम क्षार लेकर क्षार विलयन की एक बूंद लेंगे और शेष 2 विलयनों में से प्रत्येक की एक बूंद के साथ मिश्रित करते हैं। मान लो बेटा हमारा सी वाला क्या आ गया? क्षार आ गया। हमने हर विलयन में से एक एक ड्रॉप ली और हमने लाल लिटमस पेपर पर डाली, और इसके कारण जो था लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया। तो इसका पता चल रहा है कि यह जो सी में था वो क्षार है। अब क्षार विलयन वाले की एक बूंद बेटा हम सी की एक बूंद लेंगे और एक बार ए में डालेंगे और एक बार बी में। क्षार विलयन की एक बूंद शेष 2 विलयनों में से प्रत्येक की एक बूंद के साथ मिश्रित करते हैं। ठीक है बेटा, हर किसी में डालेंगे दोनों में। फिर मिश्रण की बूंदों की प्रकृति की जांच करते हैं। अगर मिश्रण का रंग नहीं बदलता तो दूसरा विलयन आश्रित जल है। अब जो सी में से बेटा हमने ली थी, ए में डाली और बी में डाली, इनका क्या बना दिया? मिश्रण बना दिया। अगर ये विलयन का रंग नहीं बदला तो इसका मतलब ये आश्रित जल है।
और अगर रंग में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरा विलयन अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय विलयन एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। देखो बेटा, हमने पहचान लिया था कि सी में क्षार है। ये सी में क्या था बेटा? क्षार है। हमने 3 परख नली ले रखी थी, ए, बी और सी। सी में पता चल गया हमें क्षार है। अब क्षार में से हमने एक बूंद निकालनी है बेटा, और इसमें मिश्रित करनी है 1 बूंद, और 1 बूंद और ए में मिश्रित करनी है, किसकी? सी वाले की। जब हम इसमें 1 बूंद इसकी डालेंगे, 1 बूंद इसकी, अगर कोई रंग नहीं बदलता, मान लो जो हमारा इसमें पहले विलयन था बेटा, अगर इस विलयन का रंग, ये विलयन आ गया हमारे पास क्षार विलयन, अगर इसमें मान लो रंग नहीं बदलता, मान लो इसका रंग नहीं बदला बेटा, ये रंग नहीं बदलता, अगर रंग नहीं बदला तो ये क्या हो गया? आश्रित जल आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आश्रित जल। अगर रंग बदल जाता है तो ये कौन सा हो जाएगा? अम्लीय विलयन। समझ में आ गया बेटा? ये कौन सा हो गया? अम्लीय विलयन। क्लियर है अब बेटा? ठीक है। हमने 3 परख नली ली है। अगर सी में क्षार आ गया तो सी का हमने बी में भी 1 बूंद डाला और बूंद ए में भी डाली। अगर ए वाले में कोई रंग नहीं बदला, इसका मतलब वो क्या है बेटा? वो जलीय विलयन है, वो आपका आश्रित जल है। और अगर बी का रंग बदल जाता है तो वो क्या बन गया बेटा? अम्लीय विलयन। कौन सा विलयन बदल गया बेटा? अम्लीय विलयन हो गया। आप समझ में आ गया बेटा? अब पेज नंबर 24 के क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? अब दही और अन्य खट्टे पदार्थों में क्या होता है बेटा? अम्ल होता है। आपको बताया अभी, अम्ल क्या होता है? खट्टे पदार्थ होते हैं, तो दही में भी अम्ल होता है, और खट्टे पदार्थ नींबू, संतरा, आंवला। इसलिए जब उन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो अम्ल धातु से क्रिया करके हानिकारक उत्पाद लवण बनाता है। यानी कि क्या बनाता है? हानिकारक उत्पाद लवण बनता है, जिससे भोजन खराब हो जाता है, जो खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए बेटा क्या होता है, हम खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखते, क्योंकि ये धातु से, ये जो पीतल और तांबा ये क्या है? धातु है, और ये धातु से अम्ल किससे अभिक्रिया करते हैं? धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्रिया या अभिक्रिया एक ही बात होती है बेटा। हानिकारक उत्पाद बनाते हैं, जिससे भोजन खराब हो जाता है और वो खाने योग्य नहीं रहता। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? जब धातु बेटा अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे? अब देखो बेटा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम उदाहरण से समझाएंगे। तो हम क्या लेंगे बेटा? ये परख नली दिख रही है आपको, इसको हम परख नली कहते हैं। एक परख नली में लगभग तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालने पर उसमें से गैस उत्सर्जित होने लगती है। क्या लेना बेटा? हमने तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल, दिख रहा है ये हमने तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और इसमें हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाले। ये दिख रहे हैं बेटा, ये छोटे छोटे टुकड़े, ये किसके टुकड़े हैं? जिंक के, दानेदार जिंक के टुकड़े हमने इसमें डाले हैं। तो इसमें से क्या हुआ बेटा? एक गैस निकलने लग गई है, गैस उत्सर्जित होने लग गई है। उत्सर्जित मतलब बाहर निकलना हो। जब इस गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित किया जाता है तो साबुन के विलयन में बुलबुले बनने लगते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ हमने एक बीकर में साबुन का विलयन लिया है और यहाँ से हमने प्रवाह नली लगा दी है। जो गैस इसमें से निकल रही है, ये ऊपर कोर्क लगा देते हैं बेटा। यहाँ पर क्या लगाया? कोर्क लगा दिया हमने। यहाँ पर एक कोर्क लगा देते हैं और उसमें से इस नली को, ये जो हमारी दिख रही है बेटा, ये हमारी कांच की नली होती है, इसको फिट कर देते हैं और वो जो गैस होती इस साबुन के विलयन में यहाँ पर आएगी। ये बुलबुले से दिख रही है ना बेटा, ये हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले हैं। अब
ये हमारे पास कौन सी गैस निकलती दिख रही है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा, साबुन का विलयन लिया है और इसमें डाला था हमने तन्नु सल्फ्यूरिक, परख नली में डाला हमने तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल और हमने डाला बेटा दानेदार जिंक के टुकड़े, और फिर ये गैस यहाँ से निकलेगी, उत्सर्जित होगी और प्रवाह नली के द्वारा यहाँ पर ये देखो हमने कॉर्क में ये नली क्यों लगाई है बेटा, ताकि अगर हम खाली नली लगाते तो ये आसपास से निकल जाती, इसलिए रास्ता रोकने के लिए, इसका रास्ता बंद करने के लिए हम यहाँ पे कॉर्क लगा देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें प्रवाह नली लगा दी और यहाँ से ये गैस होके इसमें साबुन के विलयन में निकलेगी तो आपको उठती हुई दिखाई देगी बुलबुले के रूप में। अब जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास लाने पर यह फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। यहाँ देख रहे हो बेटा, आप जलती हुई मोमबत्ती लाओगे और जो गैस निकल रही होगी इस जलती हुई मोमबत्ती के पास आकर आवाज़ करेगी, फट फट की आवाज़ आएगी। इससे पता चलता है कि यह गैस हाइड्रोजन गैस है। जब आवाज़ आ जाए फटफट की तो पता चल जाएगा बेटा यह हाइड्रोजन गैस है। तो समझ में आ गई होगी अभिक्रिया। हम नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 27 के करेंगे बेटा हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अब HCl और जो HNO3 होता है बेटा, ये जलीय विलयन में मतलब जल में अगर इनको हम घोलें तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। अब HCl और HNO3 तो जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण दिखाते हैं बेटा। कौन कौन, HCl और HNO3 क्या दिखाते हैं, अम्लीय अभिलक्षण, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं दिखाते। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, HCl और HNO3 जलीय विलयन में विघटित होकर क्या उत्पन्न करते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। देखो यहाँ अभिक्रिया दिखा रखी है। HCl में यदि हमने जल डाला तो जल तो विलयन ही होता है बेटा, जैसे आपने देखा पानी तो लिक्विड फॉर्म में वो एक विलयन ही होता है, सॉल्यूशन ही होता है। तो यहाँ से हमें मिलता है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन। ये जो इसके हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं बेटा, ये अलग अलग हो जाते हैं। आयन का मतलब परमाणु से है जो, तो आप देखते हो इसमें HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन प्रेजेंट होता है। और जब हम इसमें जल मिला देते हैं बेटा तो ये दोनों परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। अब हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब ये बेटा अलग से तो नहीं रह सकते, फिर ये जल के साथ मिल जाते हैं। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन आए थे ये जल के साथ अभिक्रिया करके फिर से बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाते हैं बेटा, ये हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का अभाव होता है। मतलब अल्कोहल और ग्लूकोज ऐसी अभिक्रिया नहीं करते बेटा, तो उनके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन का अभाव होता है। यहाँ पर ये मात्रा नहीं आएगी बेटा, इसलिए ये अभाव मतलब ये चीज़ होती नहीं है, वहाँ पे इनकी कमी होती है, इसलिए ये अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन आयन निकलेगा वही अम्लीयता के गुण को दर्शाएगा। और इनमें अल्कोहल और ग्लूकोज के जब इसको अगर हम अभिक्रिया कराएं तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन नहीं देते हैं, तो इसलिए ये अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। विद्युत मतलब बेटा बिजली का चालन। अब जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है बेटा, आयनों के द्वारा, मतलब परमाणुओं के द्वारा, जो आपको अभी पिछली अभिक्रिया में समझाया था H+Cl-। तो ये क्या निकले थे, H+ हाइड्रोजन आयन निकले थे। और विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये देखा था बेटा, हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल था और ये जल में क्या कर रहा था, ये हमारे को क्या दे रहा था, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो HCl ने जब जल के साथ, जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करी तो ये हाइड्रोजन आयन दे रहा था हमें। ठीक है, इसी कारण
अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इसी कारण जो कोई अम्ल होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, ये जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। क्योंकि विद्युत के प्रवाह के लिए हमें चाहिए होता है हाइड्रोजन आयन, और ये अम्ल जो होता है वो जल के साथ क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है बेटा, और इससे क्या हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। शुष्क मतलब बेटा सूखा हुआ। अब अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये बेटा बात तीनों क्वेश्चन में आ गई है। अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है बेटा, अगर हाइड्रोजन आयन निकलेगा इससे उनकी अम्लीयता का पता चलता है। अब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र दोनों में ही जल का अभाव होता है। क्या होता है बेटा, इनमें जल का अभाव होता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन उत्पन्न ही नहीं हो पाते। किसमें, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में और शुष्क लिटमस पत्र में। इनमें दोनों में जल का अभाव होता है क्योंकि सूखे हुए होते हैं। तो जब जल ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे, है ना बेटा। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र रंग को नहीं बदलती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। किसको मिलाना चाहिए बेटा, अम्ल को जल में। मतलब पहले हमारे पास जल होना चाहिए, उसमें हमें अम्ल को मिलाना चाहिए। ये नहीं कि अम्ल पहले रखे और उसमें ऊपर से जल गिरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, देखो, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब अगर हम जल में अम्ल मिलाते हैं बेटा तो ये बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब इसमें बहुत सा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकलना। तो अगर हम जल में अम्ल घोल देंगे तो वो क्या होगी, प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होगी। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब जैसे एकदम से, जैसे बेटा दूध निकलता है पतीले में से, ऐसे अगर हम अम्ल में जल डालेंगे ऊपर से तो एकदम से वो बाहर आएगा और कोई इससे जल भी सकता है, कोई भी जल सकता है। इतनी अभिक्रिया होगी बेटा कि अगर हम अम्ल में ऊपर से जल डालेंगे तो वो बाहर आएगा और उससे कोई जल भी सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है, और जिसमें बेटा हम ये अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ परख नली दिखा रहे थे, बीकर दिखा रहे थे, ऐसे अगर हम अपने घर में गिलास, कांच के गिलास में भी प्रयोग करने लगे या इनमें हम साइंस लैब में ऐसा करें बेटा तो ये कांच के बर्तन टूट भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं। पहले जल होना चाहिए, उसमें अम्ल गिरेंगे बेटा। ये हमारे पास पहले यहाँ पे जल होना चाहिए, और जल में हम ऊपर से क्या डालेंगे, अम्ल को मिलाएंगे। अम्ल में जल को नहीं डाला जाता। जैसे हमारे पास पहले अम्ल रखा हो बेटा, यहाँ पर हम सोच ले पहले अम्ल ले लेते हैं और फिर इसमें जल डालें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इससे एकदम से जो ऊष्मा निकलेगी बहुत तेज़ निकलेगी, और जो पदार्थ है वो भी उबल के बाहर आ जाएगा एकदम से, है ना, और इससे कोई जल भी सकता है, और स्थानीय ताप के कारण ये कांच का बर्तन टूट भी सकता है ना बेटा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें अम्ल को जल में डालना चाहिए। जल है बेटा, और जल में हमने किसको मिलाना चाहिए, अम्ल को बाद में मिलाना चाहिए। तो ये वाली प्रक्रिया ठीक हो गई। अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। मान लो हमारे पास पहले अम्ल है और अम्ल में जल डालना चाहे तो ये क्रिया गलत है। ठीक है बेटा। अब है, इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। एक तो धीरे धीरे डालना चाहिए बेटा, और उसको हिलाते रहना चाहिए जल में डालकर। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को जब हम तनुकृत करते समय
करते हैं तो बेटा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने लगती है। क्या होती है? सांद्रता कम होने लगती है। जैसे जैसे हम उसमें जल की मात्रा बढ़ाते हैं उसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम होने लगती है और अम्ल की अम्लीयता घट जाती है। जैसे जैसे उसमें हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम होगी बेटे, अम्ल की अम्लीयता भी घट जाएगी। तो सांद्रता कैसे प्रभावित हो रही है? सांद्रता कम होने लगती है बेटा। जैसे जैसे हम जल की मात्रा बढ़ाते हैं तो प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन का मतलब होता है जैसे हम 1 लीटर में मिला रहे हैं, 2 लीटर में मिला रहे हैं, तो ऐसे प्रति इकाई आयतन में तो 1 लीटर में मापेंगे हम, ठीक है बेटा, या 1 मिलीलीटर में कह देंगे या 1 किलो लीटर में कह देंगे। ये मतलब है प्रति इकाई का मतलब। हाइड्रोनियम आयन की मात्रा क्या होने लगती है? कम होने लगती है और अम्ल की अम्लीयता भी घट जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन क्या होता है बेटा? NaOH होता है, ठीक है। इसमें अधिक क्षारक मतलब ज़्यादा क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? अब क्षार में बेटा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास एक क्षार है, ठीक है। क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है। जब इसका हम बेटा वो करते हैं, विघटन करते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलता है? Na+ और OH-। तो इसमें क्या होती है? OH की सांद्रता अधिक होती है क्षार में। इसलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, ज़्यादा हम क्षारक मिला देते हैं तो बेटा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता और अधिक हो जाती है। पहले ही सांद्रता अधिक होती है बेटा, और मिलाते हैं तो वो और अधिक हो जाती है। पिछले में आपने देखा अम्ल की अम्लीयता कम होती है तो वो सांद्रता कम होती है, तो अम्ल की अम्लीयता भी क्या हो घट जाती है। और क्षारकता अधिक है, इसमें हाइड्रोक्साइड में याद रखना है सांद्रता अधिक होती है और अम्ल के विलयन में सांद्रता कम होती है, तो इससे अम्ल की अम्लीयता घट जाती है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे पेज नंबर 31 के क्वेश्चन आंसर। आपके पास 2 विलयन है A और B। विलयन A के pH का मान 6 है, विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है? अब देखो बेटा, आपको pH की वैल्यू याद होनी चाहिए। pH का मान क्या होता है? अगर ये 7 से कम है तो हमारा विलयन क्या होगा बेटा? 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, ठीक है। जो pH है वो पूरी रेंज है 0 से लेकर 14 के बीच में। pH की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? 0 से 14 के बीच में। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है। ये बात आपको याद रखनी है। 7 से अधिक पे क्या हो जाएगा बेटा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको हम कहेंगे क्षारीय। और अगर इसकी वैल्यू 7 है तो इसका मतलब वो उदासीन है। क्या है बेटा? वो उदासीन है, ठीक है। तो यहाँ देखो, हमें एक दे रखा 6 दे रखा और एक 8 दे रखा है। तो यदि विलयन के pH का मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है और pH का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय है। अभी आपको ये समझा दिया मैंने। इसलिए विलयन A क्या हुआ बेटा? हमारे पास A का मान क्या है? कम है तो वो अम्लीय हो गया और विलयन B का मान अधिक है तो वो क्षारीय हो गया। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। किसकी सांद्रता अधिक होती है बेटा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। इसलिए विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। अब A में क्या था? अम्लीय था, तो इसलिए उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट H+ एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हाइड्रोजन आयन होते हैं बेटा तो ये सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा बेटा? विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। और सांद्रता कम होने पर क्या होता है? विलयन की अम्लीयता घटती है। और H+ आयन की सांद्रता कम होने पर अम्लीयता कम हो जाती है। वही बात जो अभी बताई है बेटा। और अम्लीयता कम होती है तो क्षारीयता बढ़ती है, ये याद रखना बेटा।
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, सांद्रता कम होने पर अम्लीयता कम होती है, और अगर अम्लीयता कम हो रही है तो क्षारता बढ़ती है, और अम्लीयता बढ़ती है तो क्षारता क्या होएगा बेटा, कम होती है। अपोजिट होते हैं अम्ल और क्षारक एक दूसरे के। क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं। अभी आपको बताया था बेटा मैंने यहाँ पर NaOH में, इसमें ये हमारे पास जो होता है कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। लेकिन ये कह रहा है H+ आयन भी होते हैं, ये तो हो रहे हैं बेटा, लेकिन ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, परंतु इनकी सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। मतलब हाइड्रोक्साइड आयन जो है अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ते हैं, इनकी सांद्रता से जो H+ आयन होते हैं इनकी सांद्रता बहुत कम होती है। OH- आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारीय होते हैं। अब हाइड्रोजन आयन होते तो हैं, लेकिन बेटा इनकी सांद्रता जो OH- के कंपैरिजन में है बहुत कम होती है, और इसलिए जब OH- का मतलब है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारीय होते हैं। अब जिसमें बेटा याद रखना है आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे वो क्षारीय होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्षारक है, ऐसे हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। ये याद रखना है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है वो एक क्षारक होता है। ठीक है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बेटा कैसे लिखते हैं, CaO, और बुझे हुए चूने को कैसे लिखते हैं, CaOH2, क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करता है। ये CaO है बेटा जो आप घर पर लाते हो बिना बुझा हुआ चूना। जब आपको सफ़ेदी करनी होती है तो आप ये बाज़ार से कट्टा खरीद के लाते हो, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो वाइट वाइट होता है। और जब घर पर आकर जब इसमें आप जल मिला देते हो तो बेटा ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहते हैं बेटा बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसकी अभिक्रिया जो होती है जल के साथ वो ख़त्म हो जाती है फिर, और इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये है हमारा बिना बुझा हुआ चूना बेटा, और ये है बुझा हुआ चूना। ठीक है। या इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। अब किस किस का उपयोग करा बेटा किसान अपने खेत की मृदा मतलब मिट्टी के लिए किस किस का उपयोग करा है, बुझे हुए चूने का जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, और चाक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैसी परिस्थिति है, यदि खेत की मृदा अम्लीय है तो वह खेती योग्य नहीं होती है। कैसी मिट्टी है बेटा, अम्लीय है, तो खेत में अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है। उसमें मतलब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं तो ये क्या है बेटा, एक क्षार है। ये कब मिलाते हैं, जब उसकी अम्लीयता को हमें कम करना होता है। यहाँ किसान तीनों चीज़ों का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब है उसके खेत की मृदा अम्लीय है, मतलब वो हाइड्रोक्साइड डाल रहा है, तो इसका मतलब वो अम्लीयता को कम करना चाहता है। अब है बेटा पेज नंबर 36 के CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस पेज के। तो इसका प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं विरंजक चूर्ण को। ठीक है, पाउडर है ये हमारा। अब है हमारा CaOCl2, याद रखना बेटा CaOCl2। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कौन क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है बेटा, ये आपको याद रखना है, शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बेटा इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है ये बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है बेटा। अब ये देखो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हमने क्लोरीन की अभिक्रिया कराई तो ये विरंजक चूर्ण बनाया इसने, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2।
नेक्स्ट है आपका कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। जो कठोर जल होता है बेटा, जिसमें आप साबुन अगर लगाएं तो वो साबुन के आपको क्या दिखते हैं, साबुन फटा फटा दिखता है, वो उसमें मिलता नहीं है, उसको हम कठोर जल कहते हैं। और इसको मृदु करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धोने का सोडा कहते हैं, उपयोग करते हैं। धोने के सोडे का इसका फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3। ये भी लिख सकते हैं, कई जगह ये लिखा होता है बेटा और ये भी लिखा होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ये भी लिखा होता है कई बुक में, ये भी लिखा होता है। तो ये धोने का सोडा होता है, और अगर हमें कठोर जल को मृदु करना है तो हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जिसको हम धोने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट कह दिया जाए तो आपको यही लिखना है। अब ये क्या होता है बेटा हमारा, ये होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारा बेकिंग सोडा होता है, जो हम घर में यूज करते हैं, जिसको हम मीठा खाने का सोडा भी बोलते हैं। ये बेकिंग सोडा है बेटा, और इसका नाम, इसके तीन नाम है हमारे पास। बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब इसको जब हम गर्म करते हैं, मतलब हमने इसमें ऊष्मा दी है, तो ये बनाता है बेटा सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पे आगे बेटा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेटा हमने फॉर्मूला याद रखना है, CaSO4 × 1/2 H2O, मतलब हाफ H2O भी बोलते हैं इसको हम। ये किसका सूत्र होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके जल के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम बनता है। अब जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है बेटा, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। ये आपका MCQ में भी आ सकता है बेटा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको ये लिखना है CaSO4 × 2H2O। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे हाफ H2O है, जब हाफ होता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और जब 2 बन जाएगा तो ये जिप्सम बन जाता है। और किसके साथ मिलकर ये 2 बनता है बेटा, जल के साथ। ठीक है, जल कितना मिलाना पड़ेगा, 1.5, मतलब 1.5। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट में हम करेंगे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर बेटा, बाय।